नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल जागरव एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और जितने भी हमारे नए साथी पहली बार जुड़ रहे हैं तो अपने YouTube चैनल जागरव एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट्स। तो दोस्तों, सेशन शुरू करते हैं आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स का। लेकिन शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कोट ऑफ द डे। आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी वो हार मानने में ही निहित है। यानी कि जब आप हार मान लेते हैं वही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और सफल होने का सबसे निश्चित तरीका ये है कि हमें हमेशा एक बार और प्रयास करना चाहिए। यानी नेवर गिव अप, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और इसी मोटिवेशन के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान का राजदूत किसे नामित किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए साइना नेहवाल, बी पीवी सिंधु, सी श्रीकांत किदाम्बी और डी पारुपल्ली कश्यप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान का राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं ज़रा। आई एम बैडमिंटन कैंपेन की बात करें दोस्तों तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि आप बैडमिंटन के प्रति प्यार भावना और क्लीन और हॉनेस्ट प्ले को सपोर्ट करना है, यानी कि उसको बढ़ावा देना है। बात करते हैं इसकी BW की इंटीग्रिटी यूनिटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। और ये इसका जो मेन एम है वो है स्पोर्ट्स को करप्शन फ्री करना, डोपिंग फ्री और मैच मैनिपुलेशन से फ्री रखना। पीवी सिंधु के साथ साथ कुछ और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं जिनको एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जिनमें जर्मनी के मार्क ज्वेलर, कनाडा की मिशेल ली और चाइना के 2 लोग हैं जिनको जेंसी वेई और हांग यू क्यांग, इनको भी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड से हैं जैक सेफर्ड और जर्मनी से वेलेस्का क्लोब्लॉच और हांगकांग से चान हो योन। इन सभी को आई एम बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन के तहत एम्बेसडर बनाया गया है, यानी कि इनको जागरूकता फैलानी है बैडमिंटन के बारे में और इसको स्पोर्ट्स को करप्शन फ्री, डोपिंग फ्री और मैनिपुलेशन फ्री रखना है। बात करते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। हेडक्वार्टर है इसका कुआलालंपुर मलेशिया में और वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। और मेंबरशिप की बात करें दोस्तों तो इसमें पूरे विश्व से 194 मेंबर एसोसिएशंस हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, BRO ने डैश नदी पर एक नया स्थायी पुल का निर्माण किया है जो पंजाब में कसोवाल एनक्लेव को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। BRO की बात करें दोस्तों, यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और इसके द्वारा एक नदी पर पुल बनाया गया है, यानी कि परमानेंट पुल। और वो किस नदी पर बनाया गया है ये हमको बताना है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए रावी, बी चिनाब, सी इंडस और डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रावी। रावी नदी जो पंजाब में बहती है उसके ऊपर एक परमानेंट पुल यानी ब्रिज बनाया गया है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इस ब्रिज की जो रावी पर बनाया गया है। ये एक वहाँ पे कसोवाल एनक्लेव है उसको जोड़ने के लिए बनाया गया है और ये 22 अप्रैल को इसको निर्मित किया गया है, यानी पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। और टाइम से पहले ही जो इसका निश्चित था टाइम, उससे पहले इसको तैयार कर लिया गया है। बात करें इसकी लेंथ की 484 मीटर है और इसको तैयार किया गया है बॉर्डर रोड टास्क फोर्स का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट चेतक के तहत। और एक उनकी यूनिट है 141 ड्रेन मेंटेनेंस को, उसके द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसकी ब्रिज की अगर लागत की बात करते हैं दोस्तों तो वो 17.89 करोड़ है। 16 सेल्स हैं जो प्रत्येक की लंबाई उनमें से 30.25 मीटर है। इस एनक्लेव की बात करें जो ये पूरा एरिया है वो 35 स्क्वायर किलोमीटर है
और इसको पहले यहाँ पे जो कनेक्टिविटी थी वो पॉन्टून ब्रिज के जरिए वहाँ पर थी। और वहाँ पर एक डर हमेशा बना रहता था कि जब मानसून आता है तो जो उसकी स्ट्रीम होती है रावी नदी की वो बहुत ज़्यादा होती है और कहीं वो बह ना जाए, इस वजह से उसको मानसून आने से पहले डिसमेंटल करना पड़ता था। और इसी समस्या से निकलने के लिए अब परमानेंट ब्रिज बनाया गया है, क्योंकि मानसून के समय जो डिसमेंटल कर देते थे हम उस पॉन्टून ब्रिज का, उसके कारण जो इस एरिया में जो यहाँ की उपजाऊ ज़मीन थी उसकी फसल को हार्वेस्ट नहीं कर पाते थे किसान, यानी कि उस ज़मीन को उपयोग में नहीं ला पाते थे। और इसी वजह से इस परमानेंट ब्रिज का निर्माण किया गया है। इस ब्रिज की बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्लास 70 परमानेंट ब्रिज है और अब हर मौसम में कनेक्टिविटी वहाँ पर बनी रहेगी। बात करते हैं पंजाब के सीएम की, वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। और डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और जितने भी हमारे नए साथी जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिएगा अपने चैनल जागरण एकेडमी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने आपदा मित्र ऐप और हेल्पलाइन शुरू की है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश और डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने आपदा मित्र और हेल्पलाइन शुरू की है जो कोविड-19 से लड़ाई लड़ने में हमको सक्षम बनाएगी। इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। आपदा मित्र ऐप की बात करें तो ये कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा के द्वारा 22 अप्रैल को लॉन्च की गई है। और इस सिस्टम की बात करें तो ये स्टेट का जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है और उसके साथ ही जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इस पूरे सिस्टम को ऑन करेंगे, यानी उनके द्वारा ये रन किया गया प्रोग्राम है। और इसके जो फंक्शन है वो अंडर नासकॉम बेंगलुरु, मतलब उनके द्वारा उनका मैनेजमेंट किया जाएगा। और इसकी एक और डिजिटल मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है और उसको डेवलप किया है इन्फोसिस बीपीएम ने। दोस्तों बात करें आपदा मित्रा ऐप की तो इसका एम है जिन व्यक्तियों में भी कोरोना के जैसे सिम्टम्स या कोरोना के सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो घर से ही हेल्पलाइन का सहारा ले सकते हैं और उनको इस हेल्पलाइन के द्वारा मेडिकल एडवाइस और असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा और उनके जो भी डाउट्स होंगे इसको लेकर वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। वहाँ पर एक डॉक्टर्स की टीम है, एक्सपर्ट टीम है डॉक्टर्स की, जो ये सजेशंस और गाइडलाइंस या गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। बात करते हैं आपदा मित्रा हेल्पलाइन की तो ये सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक वर्किंग होगी इसकी। और इसको लेकर 6 सेंटर बनाए गए हैं, 4 बेंगलुरु में हैं और बेंगलुरु के अलावा एक मैसूर और एक मंगलुरु में है। हेल्पलाइन नंबर है इनका 14410। इस पर आप कॉल करके जितने भी हैं पूरे ऑल ओवर द स्टेट रेजिडेंट्स वो अपना गाइडेंस और वहाँ से सजेशन ले सकते हैं। इस इनिशिएटिव की बात करें तो जो लोग मतलब जो इसमें सांस संबंधी बीमारियां हैं जैसे इन्फ्लुएंजा और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या उनको कोरोना जैसे कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं अपने आप में, तो वो लोग यहाँ पे अपना टेली मेडिसिन या फिर सजेशन और गाइडेंस ले सकते हैं ए टीम ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स। बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की। कर्नाटक के गवर्नर हैं वेजुभाई वाला, सीएम बता ही चुके हैं बीएस येदियुरप्पा हैं। और स्टेटहुड की बात करें दोस्तों 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी और कैपिटल है बेंगलुरु। इसी के साथ दोस्तों नास्कॉम की बात करते हैं तो नास्कॉम स्टैंड्स करता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज और चेयरपर्सन है इसके केशव आर मुरुगेश। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 23 अप्रैल, 22 अप्रैल,
21 अप्रैल और 24 अप्रैल। बात करते हैं 23 अप्रैल की, तो 23 अप्रैल को ही वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। और दोस्तों बात करते हैं 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को मनाया गया था अभी वर्ल्ड अर्थ डे। और 21 अप्रैल की बात करते हैं दोस्तों, तो 21 अप्रैल को मनाया गया था नेशनल सिविल सर्विस डे। और 24 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों, यानी कि आज 24 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल पंचायती राज डे। और इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या क्या एम है इसके विश्व पुस्तक दिवस के, क्यों इसको मनाया जाता है, तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। तो बात करते हैं वर्ल्ड बुक डे की। ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है यूनेस्को और इसके अलावा जितने भी नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन सब से जुड़ी हुई, और यूनेस्को इनके द्वारा 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड बुक डे को ही वर्ल्ड कॉपीराइट डे के नाम से भी जाना जाता है और इसका ग्लोबल सेलिब्रेशन होता है फॉर बुक्स एंड रीडिंग और 100 से अधिक देश इसमें भाग लेते हैं। और बात करते हैं कि इसको सेलिब्रेट करने का उद्देश्य क्या है, तो जो बुक्स हैं उनका जो व्यापक क्षेत्र है वो हमें एक लिंक प्रोवाइड करता है किस में, हमारे पास्ट और फ्यूचर में, यानी कि हम पास्ट और फ्यूचर का आकलन कर सकते हैं, पास्ट में जितनी भी हैपनिंग्स हुई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और बात करें इसके अलावा तो इनके द्वारा जितने यूनेस्को और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें जुड़ी हुई होती हैं सेलिब्रेशन के लिए, वो एक साल के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल चूज करती हैं। किस लिए? सेलिब्रेशन ऑफ बुक्स एंड रीडिंग, यानी पुस्तक और उनके पढ़ने के लिए एक सेलिब्रेशन का आयोजन किया जाता है और उसी के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल चूज की जाती है। बात करते हैं दोस्तों इवेंट्स की, तो जितने भी ऑथर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, टीचर्स हैं, लाइब्रेरियंस हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज़ हैं और जो मास मीडिया है वो एक जगह इकट्ठे होकर प्रमोट करते हैं लिटरेसी के लिए और एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि जितने भी एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, जो बुक्स हैं और जो कल्चर हैं और जितना भी है उससे रिलेटेड रिसोर्सेज, उन सबको एक दूसरे को दें और ताकि वो हेल्प करें, आदान प्रदान करें नॉलेज का, कल्चर का। इसी को ध्यान में रखकर ये इवेंट का आयोजन किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं 2020 यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल की, तो किस सिटी को चुना गया है इसके लिए? कुआलालंपुर को चुना गया है। और इससे पहले की बात करें 2019 में तो शारजाह को चुना गया था। थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड बुक डे का क्या हिस्ट्री है। तो दोस्तों इसको पहली बार शुरू किया गया था वेलेंशियन राइटर विसेंटे क्लेवल एंड्रूज के द्वारा, और ये किसके सम्मान में उन्होंने इनिशिएट किया था? माइकल डी कार्वेंटेस के। बात करें किस डेट को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, तो 7 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर को माइकल डी कार्वेंटेस की बर्थ एनिवर्सरी है और यूनेस्को के द्वारा इसको 23 अप्रैल को मनाया जाने लगा, जो कि माइकल डी कार्वेंटेस की डेथ एनिवर्सरी है। दोस्तों इसी के साथ ही 23 अप्रैल को जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। बर्थ एनिवर्सरी किसकी होती है? विलियम शेक्सपियर की। और इन्हीं के सम्मान में, ऑनर में इंग्लिश लैंग्वेज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और वो भी किया जाता है दोस्तों 23 अप्रैल को ही, यानी कि 23 अप्रैल को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है विलियम शेक्सपियर की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, इंग्लिश लैंग्वेज डे। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस संस्था द्वारा एंथोरियम फूल के 10 प्रकार विकसित किए गए हैं? यानी जो एंथोरियम फूल है उसको 10 तरीके से उपजाया जा सकता है, तो उसको पता करना है हमको कि वो किस संस्था के द्वारा ऐसी कौन सी वो विधि लेकर आए हैं जिसके द्वारा एंथोरियम फूल के 10 प्रकार विकसित किए गए हैं, 10 टाइप्स डेवलप किए गए हैं, यूनिक हैं वो।
किस संस्था द्वारा विकसित किए गए हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, बी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और सी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, और डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा ही एंथुरियम फूल के जो 10 टाइप्स हैं उनको डेवलप किया गया है। तो इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जो ये एंथुरियम जो फ्लावर है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा। और मेनली जो वहाँ पे उन्होंने कार्य किया है डी वाशिनी बाई के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जो कि एक वुमेन इनोवेटर हैं तिरुवनंतपुरम केरला से। और ये एक इन्होंने डेवलप जो किया है ये एक लार्ज और मीडियम साइज फ्लावर है और बहुत ही यूनिकनेस इसमें वो लेकर आए हैं, जो उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है स्पेथ और स्पेडिक्स का। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि स्पेथ और स्पेडिक्स क्या होता है? तो दोस्तों आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं जो ये ब्रेसिस टाइप जो है एक जो लीफ जैसा दिख रहा है, लीफ लाइक ब्रेसिस, इसको बोलते हैं दोस्तों स्पेथ। और जो इसमें ये एक जो स्पाइक जैसा जो दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पेडिक्स। बात करते हैं दोस्तों इसके जो क्या कारण है इसको एंथुरियम फ्लावर का जो इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है और इसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी खासी होती है। इसके अलावा ये एक ही बहुत बड़ा ग्रुप है, यानी कि इसमें बहुत सारे कलर के आप फूल मिल जाएंगे। और इस प्लांट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, किस लिए? क्योंकि ये एक इंडोर डेकोरेटिव प्लांट है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि ये जो एयर होती है हमारी, जो केमिकल हार्मफुल जो वहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, टोलुइन, जाइलिन और जितने भी एलर्जेंस होते हैं उन सबको ये रिमूव करता है। और नासा ने इसको एयर प्योरीफायर प्लांट्स की भी लिस्ट में डाला है क्योंकि इसकी नेचर ही ऐसी है। बात करते हैं दोस्तों नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया की। तो इसकी स्थापना हुई थी 2000 में और इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं डॉक्टर PS गोयल। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, डैश ने रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ रुपये में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। तो दोस्तों ये किस कंपनी ने खरीदी है रिलायंस जियो में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फेसबुक। फेसबुक ने रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ में 9.99% की हिस्सेदारी खरीद ली है। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। तो दोस्तों इस डील से जो रिलायंस कंपनी है उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, किसमें? जो कर्ज कटौती में। और इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, तो ये रिलायंस के द्वारा क्या कहा गया है कि दुनिया में ये यानी वर्ल्ड में कहीं भी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा यानी IT कंपनी द्वारा माइनॉरिटी स्टेक का ये सबसे बड़ी डील है। और FDI की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडिया में सबसे बड़ी लार्जेस्ट FDI है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 में। फाउंडर और CEO हैं मार्क जुकरबर्ग और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया अमेरिका में। दोस्तों इस डील से ज़्यादा फ़ायदा होगा किसको? रिलायंस को, ताकि वो उसके जितने भी डेप्ट हैं उसमें काफ़ी कमी कराने में सहायक होगी। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, डैश भारतीय IT कंपनी द्वारा इजराइल का पहला डिजिटल बैंक लॉन्च किया जाना है। तो दोस्तों जो इंडियन IT कंपनी है उसको इजराइल के डिपार्टमेंट ने हायर किया है कि अब वो उसके यहाँ पर एक डिजिटल बैंक रन करे और एक
किस कंपनी को दिया गया है या किस कंपनी को इसके लिए चुना गया है, ये हमको बताना है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ए विप्रो, बी टेक महिंद्रा, सी टीसीएस और डी एनआईआईटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि डिजिटल जो बैंक लॉन्च करना है उसके लिए इजराइल ने चुना है किसको, जो इंडियन आईटी कंपनी है टीसीएस को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, जो इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने टीसीएस को चुना है किसके लिए, डिजिटल बैंक एक वहाँ पे तैयार करने के लिए, और ये पूरी तरह से प्लग एंड प्ले और डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा। और इसको किसके द्वारा रन किया जाएगा, टीसीएस BANCS ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा इसको तैयार किया जाएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं कि ये इजराइल के 40 सालों में ये पहला डिजिटल बैंक है जिसको लाइसेंस दिया गया है, और इसका 2021 में इसको लॉन्च किया जाना है, लेकिन अभी तक इसका नाम डिक्लेयर नहीं किया गया है। इजराइल की बात करते हैं, इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। करेंसी की बात करें इजरायली शेकल, और प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू। इसी के साथ बात करते हैं चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ टाटा सन्स, वो हैं नटराजन चंद्रशेखरन। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, IMMA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं IMMA की। तो दोस्तों इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ये हमको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं ए राकेश शर्मा, बी दिलीप सांघवी, सी राकेश वशिष्ठ और डी पवन मुंजाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। राकेश शर्मा को इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IMMA इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जान लेते हैं राकेश शर्मा जी के बारे में थोड़ा सा। बात करते हैं राकेश शर्मा की, जिनको प्रेसिडेंट चुना गया है IMMA के लिए। दोस्तों ये चुने जाने से पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे बजाज ऑटो में, और जो इनका कार्यकाल होगा वो 2 साल का होगा। इससे पहले चुने गए थे 2019 में वाइस प्रेसिडेंट, किसके लिए, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के लिए ही। बात करते हैं IMMA की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारे पास ऑप्शंस हैं ए NCERT, बी UGC और सी MHRD और डी MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी MHRD। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा इस लर्निंग प्रोग्राम विद्यादान 2.0 को लॉन्च किया गया है। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों इस समय देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और कोविड-19 के कारण, तो इसी वजह से जो स्कूल एजुकेशन है वो इंटरप्ट ना हो, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने विद्यादान 2.0 को लॉन्च किया है, ताकि गुड क्वालिटी डिजिटल कंटेंट दीक्षा ऐप के माध्यम से और विद्यादान 2.0 ऐप के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराया जा सके। तो दोस्तों इससे जुड़ी कुछ बातें हैं और इम्पोर्टेंट, जैसे जो विद्यादान 2.0 है ये कॉमन नेशनल प्रोग्राम है, और इस पर आप अपना ई लर्निंग कंटेंट देकर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो सकते हैं, यानी आपको अच्छी खासी पहचान मिल सकती है। और जो कंटेंट है वो आपका किसी भी फॉर्मेट में हो, यहाँ पर वो आप अपना सबमिट कर सकते हैं। चाहे तो वो आपका जो कंटेंट है वीडियोज़ हों, एनिमेशन हो, टीचिंग वीडियोज़ हों, लेसन प्लान्स हो या असेसमेंट्स हों या फिर क्वेश्चन बैंक्स हों, आप उनको यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पर एक पैनल है जो एकेडमिक एक्सपर्ट्स का है, वो इनको रिव्यू करेगा। अगर वो सच में ऑथेंटिक और रिलेटिव हैं तो उनको दीक्षा ऐप पर रिलीज कर दिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों दीक्षा ऐप की। स्टैंड्स फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर
नॉलेज शेयरिंग, और इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2017 में। तो दोस्तों बात करते हैं दीक्षा ऐप की। तो जो दीक्षा ऐप है उसको बनाया गया था, इस उद्देश्य से बनाया गया था कि जब टीचर कोई भी अपना स्टार्ट करता है टीचिंग और तब तक रिटायर होता है, उस पूरे लाइफ स्पैन को यहाँ पर देखा जा सके। और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म की। तो इसका उपयोग किया जा सकता है इन क्लास रिसोर्सेज में, टीचर ट्रेनिंग कंटेंट में, और असेसमेंट एड्स में, टीचर प्रोफाइल में, न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट में, और टीचर कम्युनिटी में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे पास, ए हेल्थ मिनिस्टर, बी डिफेंस मिनिस्टर, सी होम मिनिस्टर, और डी फॉरेन मिनिस्टर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफेंस मिनिस्टर, जो हैं हमारे राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इस लेबोरेटरी का शुभारंभ किया गया है। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो बात करते हैं MVRDL की। इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 23 अप्रैल को लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और यहाँ पर जो बायोसेफ्टी लेवल 2 और लेवल 3 लैब हैं इसके अंतर्गत, और जिनके द्वारा 1000 से अधिक सैंपल्स का यहाँ पर टेस्ट किया जा सकता है। बात करते हैं कि इसको किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो इसको रिसर्च सेंटर इमारैट RCI, जो कि हैदराबाद बेस्ड एक लेबोरेटरी है किसकी, DRDO की, और उन्होंने ESIC हॉस्पिटल हैदराबाद के कंसल्टेशन में इसको तैयार किया है। और इसको तैयार किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सारे गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर। और ये सारी सुविधाओं से लैस है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स, लैन, टेलीफोन केबलिंग और CCTV। और जितने भी कोविड-19 के जो डायग्नोसिस हैं यहाँ पे डायग्नोस किया जा सकता है। इसी के तहत यहाँ पर सैंपल्स का टेस्टिंग की जाती है। और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कल्चरिंग फॉर ड्रग स्क्रीनिंग, कॉन्वेसेलेंट प्लाज्मा ड्राइव थेरेपी, कॉम्प्रिहेंसिव इम्यून प्रोफाइलिंग ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स, इन सबको ध्यान में रखकर, यानी कि इन सब सुविधाओं से लैस इस लेबोरेटरी को तैयार किया गया है। और इस लैब का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है क्योंकि एक मोबाइल लैब है और इसको कहीं भी देश भर में पोजीशन किया जा सकता है जब कभी भी ज़रूरत पड़े। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो सेशन पसंद आया हो और ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और सभी से मेरी अपील है, लॉकडाउन के समय में निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ।